बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बीएस 6 सेमेस्टर ज़ूलॉजी कोर्स जो हम पढ़ रहे हैं वो है इकोलॉजी, और इसमें जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है फैक्टर्स इफेक्टिंग डिकम्पोजिशन, और दूसरा टॉपिक जो आज हमने स्टार्ट करना है वो है एनर्जी फ्लो। एक्चुअली ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है कि फैक्टर्स कौन से हैं जो कि स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम जो है वो उसको डिटरमिन करते हैं या इफेक्ट करते हैं, उन फैक्टर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला फैक्टर उसमें हमने प्रोडक्टिविटी डिस्कस किया था, कल हमने सेकंड फैक्टर डिकम्पोजिशन डिस्कस किया था। आज हमने कौन से फैक्टर्स जो हैं वो डिकम्पोजिशन को इफेक्ट करते हैं, उसके रेट को डिटरमिन करते हैं, इसको पहले पढ़ना है। और उसके बाद थर्ड फैक्टर जो स्टेबिलिटी को जो है वो इफेक्ट करता है वो पढ़ना है, जो कि है एनर्जी फ्लो। तो वन बाय वन जो है वो हम उन तमाम फैक्टर्स को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं जो डिकम्पोजिशन को जो है वो इफेक्ट करते हैं। बच्चे डिकम्पोजिशन क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू small pieces to release minerals from them, it is called decomposition. तो बच्चे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो है वो इन फैक्टर्स की बेस पे जो है उन पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला जो उसमें आता है जो कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को डिटरमिन करता है वो आता है कॉम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। आपके पास ऑर्गेनिक मैटर की नेचर क्या है, बेसिकली बच्चे ये डिटरमिन करेगी कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो है वो स्लो होगा या फास्ट जो है वो होगा। Composition of substance to be decomposed is vital in determining the rate of decomposition. अगर तो ऑर्गेनिक मैटर लिग्नन या क्यूटन रिच है, मतलब क्या है, ज्यादा हार्ड मटेरियल जो है जो कि माइक्रोबियल एक्शन से जो है वो रेजिस्टेंट है उससे बना हुआ है, या जो है वो आप कहते हैं हार्डली जो है वो ब्रेक डाउन होती है जिसकी लिग्नन की या क्यूटन रिच होगा, तो ये डिकम्पोजिशन उस मैटर की क्या होगी? स्लोली होगी, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिकम्पोजिशन उसकी होगी। लेकिन अगर जो है वो वाला ऑर्गेनिक मैटर सिंपल शुगर या नाइट्रोजन रिच होगा तो वो डिकम्पोज होगा फास्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नेचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ये एक्चुअली डिटरमिन करती है कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो है वो क्या होगा। जो सिंपल वाले शुगर और नाइट्रोजनस बेस पे मुश्तमिल होंगे वो क्या होंगे? जल्दी डिकम्पोज हो जाएंगे। और जिनकी जो है वो नेचर होगी लिग्नन की या जो है वो क्यूटन रिच होंगे, उनके अंदर लिग्नन क्यूटन इस किस्म के जो है वो आप कहते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होंगे, उनकी डिकम्पोजिशन जो है वो स्लोली होगी। अब सेकंड फैक्टर जो कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को जो है वो इफेक्ट करता है वो है एक्सटर्नल कंडीशंस। जैसे इसमें जो है वो हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को अगर डिस्कस करें तो बच्चे कुछ एक्सटर्नल कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी भी जो है वो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को जो है वो डिटरमिन करते हैं। अगर चाहे वो हम टेम्परेचर की बात करें तो बच्चे ब्रेक डाउन प्रोसेस जो है वो उसके लिए हायर ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो चाहिए होता है, हायर टेम्परेचर चाहिए होता है, क्योंकि जो एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए वो हाई होता है। इसलिए टेम्परेचर अगर जो है वो ज्यादा होगा तो डिकम्पोजिशन रेट भी जो है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर जो है वो कम होगा तो क्या होगा कि ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिलेगा एंजाइम्स को जिन्होंने जो है वो डिकम्पोजिशन करानी है ऑर्गेनिक मैटर की। तो इस तरह से उनका जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन होगा वो भी क्या होगा? स्लो होगा। तो इट इज ब्रेक डाउन प्रोसेस, सो इट रिक्वायर हायर ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइम एक्टिविटी। इफ टेम्परेचर इज हाई डिकम्पोजिशन रेट विल बी फास्टर। एंड दूसरी बात हम ये करते हैं कि इफ टेम्परेचर इज लो डिकम्पोजिशन रेट विल बी स्लो। अब इसके बाद ह्यूमिडिटी की हम बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि ह्यूमिडिटी भी जो है वो ऐसी एक्सटर्नल कंडीशन है जो कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को जो है वो इफेक्ट करती है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो वाला एंजाइम जो कि ऑर्गेनिक मैटर की ब्रेक डाउन कर रहे हैं, वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम को अपना फंक्शन करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। उनको क्या चाहिए होता है? पानी चाहिए होता है, नमी चाहिए होती है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर जो है वो वहां पे डिकम्पोजिशन होनी है तो उसके लिए वहां पे ह्यूमिडिटी यानी कि मॉइस्चर जो है वो मौजूद होना चाहिए। मॉइस्चर के बगैर हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इस तरह से डिकम्पोजिशन रेट जो है वो क्या होगा? स्लो होगा। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं? इफ टेम्परेचर इज हाई एंड मॉइस्चर इज प्रेजेंट देन डिकम्पोजिशन टेक प्लेस फास्ट, बट इफ टेम्परेचर इज लो, there is cold and soil is dry, no moisture in the soil, so the decomposition rate is slow। तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी भी जो है
वो रेट ऑफ डीकम्पोजिशन को स्लो करने में या फास्ट करने में जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. हाई टेम्परेचर, high humidity or moisture in soil, then the decomposition rate will be high or faster. अगर जो है वो टेम्परेचर और जो आपका मॉइस्चर है वो कम होगा तो डिकम्पोजिशन का रेट भी क्या होगा, स्लो होगा, क्योंकि बच्चे आपको पता है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर के बगैर एंजाइम की जो एक्टिविटीज होती हैं वो वैसी नहीं होती जैसे जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं. इसके बाद थर्ड फैक्टर की अगर हम बात करें जो कि डिकम्पोजिशन को जो है वो इफेक्ट करता है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन. तो अगर थोड़ा सा जो है वो रिकॉल करें इसको तो हमने क्या कहा था कि डिकम्पोजिशन इज एन एरोबिक प्रोसेस. एरोबिक प्रोसेसेस कौन से होते हैं? विच रिक्वायर ऑक्सीजन. जिनको जो है वो पूरा होने के लिए ऑक्सीजन जो है वो चाहिए होती है, वो होते हैं एरोबिक. अब इसके लिए क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस जो है वो मस्ट होनी चाहिए. अगर तो वहां पे ऑक्सीजन मौजूद है तो डिकम्पोजिशन जो है वो फास्टर होगी, तेज होगी, उसका पेस जो है वो तेज होगा. अगर जो है वो वहां पे ऑक्सीजन नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि पेस ऑफ डिकम्पोजिशन विल बी स्लो. तो 3 फैक्टर्स जो हैं वो मेनली हम कहते हैं कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को जो है वो डिटरमाइन करते हैं. पहली क्या थी? कॉम्पोजिशन. अगर जो है वो सिंपल शुगर और नाइट्रोजनस से कंपाउंड से मिलकर बना हुआ होगा तो डिकम्पोजिशन तेज होगी. अगर वो लिग्नन क्यूटन जैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स पे मुश्तमिल होगा तो क्या होगा, उसकी जो है वो डिकम्पोजिशन स्लो होगी. दूसरा हमने फैक्टर पढ़ा कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी यानी कि एक्सटर्नल कंडीशंस. अगर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो तब क्या होगा कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन भी जो है वो हाई होगा. अगर जो है वो वहाँ पे टेम्परेचर कम है, मॉइस्चर जो है वो नहीं है, नमी नहीं है जमीन के अंदर, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम अपनी एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर पाएंगे. इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होगा, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो है वो क्या होगा, स्लो होगा. इसके बाद अगर बच्चे हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन की, तो हमने कहा कि ये एरोबिक प्रोसेस होता है, इसलिए ऑक्सीजन अगर तो अवेलेबल होगी तो ये क्या होगा, डिकम्पोजिशन जो है वो तेजी के साथ होगी. अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी तो डिकम्पोजिशन जो है वो फास्ट नहीं होगी बल्कि स्लो होगी जब तक जो है वो ऑक्सीजन वहां पे अवेलेबल ना हो जाए. बट जो थर्ड फैक्टर है जो कि स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम को इफेक्ट करता है वो है एनर्जी फ्लो. फ्लो मीन्स क्या होता है कि ये यूनि डायरेक्शनल है, एक डायरेक्शन में जो है ये मूव कर रही है, फ्लो कर रही है एक लेवल से दूसरे लेवल तक. तो ये यूनि डायरेक्शनल फ्लो जो है ये सिस्टम में जो है वो एग्जिस्ट करता है एनर्जी का. वो हमेशा एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल तक जो है वो जाती है और ये हमेशा यूनि डायरेक्शनल होता है, प्लांट से यानी कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ जो है वो जाता है. अब हमें पता है कि जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, सन है. प्लांट यूज दिस एनर्जी एंड सिंथेसाइज द ऑर्गेनिक मैटर. ये पहले भी जो है वो मैंने आपको बताया कि बच्चे कोई हमारे पास सनलाइट को जो है वो सिस्टम में दाखिल करने का कोई और तरीका नहीं है हमारे पास सिवाय प्लांट्स के प्लांट्स उसको जो है वो कैप्चर करके ट्रैप करके जो है वो ऑर्गेनिक जो है वो मैटर बना ले और कंपाउंड बना ले, अपने लिए फूड बनाए और इस तरह से वो जो है वो हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाए. ये जो एनर्जी है सनलाइट एनर्जी उसको हमारे सिस्टम का हिस्सा बनाने में प्लांट ही अपना जो है वो रोल प्ले करते हैं. ऐसा इसके बाद क्या होता है, देन द मैटर ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अदर. मैटर मींस द एनर्जी. दिस इज एक्चुअली एनर्जी फ्लो. और प्रोड्यूसर्स ने जो है वो इस एनर्जी को कैप्चर किया और क्या किया, ऑर्गेनिक मैटर को सिंथेसाइज किया और फिर नेक्स्ट जो है वो लेवल तक आगे गई. लेकिन बच्चे हम ये बात करते हैं कि जितनी टोटल सनलाइट जो है वो फॉल करती है जमीन पे उसमें से तकरीबन जो है वो 50% जो है वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस में जो है वो रोल प्ले कर सकती है, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को जो है वो स्टार्ट करा सकती है या कैरी आउट जो है वो करा सकती है. वो जितनी टोटल होती है उसमें से 50% जो है वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होती है. उसे आप फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस भी कहते हैं. वो वाली रेडिएशंस, वो वाली सोलर एनर्जी जो कि फोटोसिंथेसिस में जो है वो यूज होती है वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस कहलाती हैं. लेकिन अगर बच्चे हम ये बात करें कि उस 50% में से सिर्फ 2 to 10% तक एनर्जी जो है वो ऐसी होती है जिसको प्लांट जो है वो यूज कर सकते हैं. टोटल जो आती है सनलाइट हम तक वो क्या होती है, उसमें से 50% जो है वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होने वाली होती है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होती है. बाकी की 50% जो है वो फोटोसिंथेसिस जो है वो उसको जो है उसमें यूज नहीं हो सकती. अब उस 50% में से भी सिर्फ 2 to 10% जो है वो हमारे पास ऐसी है जो कि सन जो है वो उसको सनलाइट को जो है वो प्लांट्स इस्तेमाल करके उस एनर्जी को जो है वो फोटोसिंथेसिस कर